हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में यूनिट 3 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में। छोटा सा यूनिट है, मैक्सिमम चीजें पहले कवर हो चुकी हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में। इसमें एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, जैसे कि टर्म लॉ, लॉ को डिफाइन करने को कहा है। ठीक, देन मेजर फंक्शंस ऑफ लॉ, लॉ के मेजर फंक्शंस क्या है ये हम सब जानते हैं। टू डिलीवर जस्टिस, इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, इम्पार्शियलिटी, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें नॉर्मल सी है, पढ़ करके समझी जा सकती हैं और पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोर्सेज ऑफ लॉ? ब्रीफली डिस्क्राइब इट। तो किन किन सोर्सेज से ये बोरो किया जा सकता है? तो पहला है जैसे कस्टम्स। कस्टम्स ऐसे है कि जो हमारे सोशल बिहेवियर है, जैसे कोई भी एक मान लीजिए रिलीजन है, तो रिलीजन की हर एक रिलीजन की कुछ सोशल कस्टम्स होते हैं। हर रिलीजन की अलग अलग तरह की शादी के कल्चर्स होते हैं, तो वो हर एक कल्चर को कोड या लॉ मानता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू का कल्चर है शादी का वो भी मानेगा, जो सिख का है, जो ईसाई का है या मुस्लिम्स का है, जिसका जिसका जो ट्रेडिशन है वो लॉ उसको मानता है। तो ये कस्टम्स ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है। देन देन उसी में एंटिक्विटी, कंटिन्यूस, ये सारी चीजें हैं, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड मच, पढ़ करके समझी जा सकती हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है। कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? कोर्ट स्ट्रक्चर जैसा आप सब कई बार डिस्कस हुआ है, सबसे पहले है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला आ गया सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सेशंस जज। क्रिमिनल केसेस मतलब जैसे मर्डर हुआ, रेप केस हुआ, ऐसे केसेस क्रिमिनल केसेस में आते हैं, उसमें ये सेशंस जज होते हैं। सेशन जज के नीचे होता है असिस्टेंट सेशन जज, उसके नीचे आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मतलब जैसे जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े शहर हैं, तो वहां पर भी हर एक शहर के लिए वहां पर एक जज मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वहां पर रहते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फिर आपके हो गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये मतलब ये पूरी हायरार्की बता रही है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस है। फिर आते हैं सिविल जुडिशियल सिस्टम में। सिविल मतलब आपका हो गया ऐसे केसेस जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, फ्रॉड से रिलेटेड रिलेटेड केसेस हो गए, तो ये आप कहेंगे सिविल केसेस में। उसमें भी पहले आ गया सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, राइट, फिर सबॉर्डिनेट जजेस, उसके नीचे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंसिफ। सो बेसिकली यहाँ पर ये है सुप्रीम, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। मेन हमारा यही हायरार्की है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट? ये भी बहुत अच्छे से बताया कि जब एक्ट कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, कोई एक्ट, कोई बिल हम जब पेश करते हैं तो उसका क्या क्या है, ये प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ इज लॉ इनएक्टेड इन पार्लियामेंट, मतलब क्या क्या प्रोसेस है। पहले हम एक पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, बिल एक मिनिस्टर ड्राफ्ट करता है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है जो आप पढ़ करके समझ सकते हैं। लाइक द बिल गोज ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग फिर आता है उसका जब फर्स्ट रीडिंग से पास हो जाते हैं उसके बाद आती है उसकी सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में और कंसिडरेशन किया जाता है। थर्ड रीडिंग के केस में वो पासिंग फेज होता है जो वोटिंग फेज होता है। अगर ये सब तीनों फेज से पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस में पेश किया जाता है। दूसरे हाउस में भी ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, और जब दोनों हाउस से तीनों बार मतलब तीनों रीडिंग पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज एसेंट, और जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉमन लॉ?
कॉमन लॉ से क्या मतलब है? कॉमन लॉ भी बेसिकली वही है जो अभी बताया कि आपका एक, ये देखिए लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ लॉ इंक्लूडिंग ट्रेडिशंस, कस्टम, यूसेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड मोड्स ऑफ रीजनिंग। मतलब जो चीजें कॉमन है, जो हमारे ट्रेडिशंस में है, कस्टम्स में है, वो एक कॉमन लॉ है। उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे एप्लीकेबल है। वो जो आपके ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं वो कानून मानता है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई कागज पेश करना है। Now, how the principles taken from decisions of judges constitute binding legal rules? इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली ये बता रहा है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसमें दो हैं। पहला क्या है आपका? पहला कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट आर बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट। मतलब कि हायर कोर्ट ने, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही मानना है। या फिर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मानना ही मानना है। मतलब वो उससे मुकर नहीं सकते। और दूसरा ये है कि अगर उसी कोर्ट ने कोई पहले आदेश दिया है तो वो उसके अपने ही डिसीजन से बाउंड है ना। द सेकंड रूल स्टेट्स दैट द हायर कोर्ट्स आर बाउंड बाय देयर ओन डिसीजंस इन जनरल इन मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स। पार्ट टू फिर आपका कोर्ट आता है। कोर्ट सिस्टम भी हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, ये सारा एक फॉर्म ऑफ रिविजन है यूनिट कि हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। जनरल कोर्ट स्ट्रक्चर, हायरार्की इन इंडिया, वही चीज है। सुप्रीम कोर्ट ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है। हमारे देश में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, यहाँ पर ये एक और चीज लिखा हुआ है कि कई कुछ स्टेट्स हैं जो एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। लाइक ईच स्टेट हैज वन हाई कोर्ट, ऑल्दो सम हाई कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर मल्टीपल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जांपल, जो हमारा गुवाहाटी का हाई कोर्ट है वो 4 स्टेट्स को देखता है। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये चारों स्टेट्स के जितने भी केसेस होते हैं ये हम गुवाहाटी हाई कोर्ट ये पूरा डील करता है। गुवाहाटी कहाँ है? हमारे असम में ही है। तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट अकेला गुवाहाटी हाई कोर्ट देखता है। तो इस तरह से एक हाई कोर्ट कुछ स्टेट्स में शेयर भी होता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवाइड करके रखा गया है। दिस इज ऑल डन। अगेन सेम दैट कोर्ट हायरार्की, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सेम थिंग, नथिंग टू बी, नथिंग न्यू। राइट, शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया पढ़ चुके हैं अच्छे से, देख लीजिएगा आप लोग, सेल्फ रीडर है। ओके, नाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या है इसको देखते हैं। टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, द CPA envisages a three-tier quasi judicial machinery at the national, state and district levels. कई तरह के डिस्प्यूट होते हैं हमारे सोसाइटी में। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल या फिर सिविल के ही केसेस हो। आपके कंज्यूमर से रिलेटेड जो होता है उसके लिए भी अलग से एक फोरम बनाया है गया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, known as district forum, deals with complaints involving cost and compensation less than ₹20 lakh। मतलब 20 लाख से नीचे की कोई अगर हमको जैसे किसी को कॉम्पनसेशन या कुछ देना लेना रहता है तो आप कंज्यूमर फोरम कोर्ट में वो आदमी अपील कर सकता है। Consumers can file different types of complaints depending on their specific grievance by visiting the consumer court at the district level, along with the documents. Following is a list of documents that the prospective complainants। अब ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। कंज्यूमर केस हो तो उसका फी होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, 2 साल से कम पुराना केस ना हो, ये सारी चीजें हैं। रिसीव वॉचर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं which is nothing to be explained. Right. What do you understand by the term tribunals? Tribunals क्या है and what is the need of tribunal? तो ट्रिब्यूनल भी हमारा एक फॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम ही है, कासी जुडिशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशन टू डील विद प्रॉब्लम्स
सच एज रिवॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी कि प्रशासनिक और टैक्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो हम ट्रिब्यूनल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये कब आया था? ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये इसलिए ट्रिब्यूनल जनरली is any person or institution having an authority to judge, adjudicate or to determine claims or disputes। ये बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि हमारे जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है वो कम हो। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं? डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। नीड क्या है? To overcome the situation that arose due to pendency of cases in various courts। हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, तो इस तरह के अगर कोई जो टैक्स से रिलेटेड या ऐसे केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं फॉर स्पीड। देन ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड रोल इन जस्टिस मैकेनिज्म। अब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमको एक लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। जरूरी नहीं कि जज जो बैठा है वो हर चीज में स्पेशलाइज हो। तो ट्रिब्यूनल्स में क्या होते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को एज अ जज रखा जाता है और उधर उस एरिया के केसेस वहां ट्रांसफर किए जाते हैं, वहां पर रखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेटर जजमेंट वहां पर मिल सकती है। नेक्स्ट, दे टेक अ लोड ऑफ द ऑलरेडी ओपन कोर्ट्स। ठीक है, दे हियर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, आर्म फोर्सेस, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ओके, then again write a short note on high courts in India। Same thing, ओरिजिनल jurisdiction, power of superintendence, court of record, क्या क्या appellate jurisdiction, सब बता चुकी हूँ मैं। आप प्रीवियस वीडियो यूनिट 2 के वीडियोस रेफर कीजिए उसके लिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी डन। ओके, so now come to part 3। what do you understand by the term arbitration? Arbitration क्या है? Also mention types of arbitration। Arbitration is a private arrangement of taking disputes to a less adversarial, less formal, and more flexible form by abiding by judgment instead of carrying it to the normal court। कई बार आपने सुना होगा कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, ये एक वर्ड सुना होगा कि कोर्ट के लफड़ों में जल्दी कोई फंसना नहीं चाहता है, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग होता है और आपके बहुत समय और पैसा दोनों खा जाता है। तो बेटर लोग ट्राई करते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कैसे होगा? थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए मतलब एक सेंस ऑफ एग्रीमेंट रहता है बिटवीन द टू पार्टीज। डन बाय हूम? डन बाय एन आर्बिट्रेशन। मतलब एक तरह से समझिए कोई बिचौलिया जो कि दोनों पार्टी जो भी केस है उनके बीच में एक समझौता कराता है। Okay, so arbitration can be chosen by the parties either by way of an agreement or through the reference of the court। The parties in arbitration select a qualified expert। The process of dispute resolution through arbitration is confidential। Okay, the decision rendered by the arbitration, ये सब चीजें। Okay, now types of arbitration। अब अलग अलग types हैं उसके। पहला है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक मतलब जहां पर जो इंडियंस इन्वॉल्व हो, आर्बिट्रेशन विद इंडियन पार्टीज, तो उसके लिए उसको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगा। फॉरेन में आपके जो है फॉरेनर्स इन्वॉल्व हो आउटसाइड इंडिया एंड द अवार्ड नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। एड हॉक आर्बिट्रेशन विच इज गवर्न बाय पार्टीज देमसेल्व्स। इंस्टीट्यूशनल, ये अलग अलग तरह के हैं, 6 हैं। इट्स ऑल सेल्फ रीडेबल। जैसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अदर देन इंडिया। मतलब एक इंडिया का हो और एक कहीं बाहर का हो तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया। राइट, नाउ डिस्क्राइब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। The Arbitration and Conciliation Act of 1996 is the relevant legislation that governs the process of arbitration in India। मतलब इस एक्ट के तहत ही आर्बिट्रेशन को मान्यता मिली हुई है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी आप कर सकते हैं।
या फिर थ्रू अ मीडिएटर, एक आर्बिट्रेटर के थ्रू आप सेटलमेंट करवा रहे हैं, और फिर आप जो सेटलमेंट होता है उससे या तो एक एग्रीमेंट होता है कायदे का, और वो फिर एग्रीमेंट मान्य होता है, या तो आप फिर उसे कोर्ट से करवा लीजिए या फिर उसको पास आउट कीजिए, वो मान्य रहेगा। नेक्स्ट, द स्टैट प्रोवाइड्स फॉर एन elaborate codified recognition of the concept of arbitration। आर्बिट्रेशन को पूरा एक लीगल स्टेटस है। ओके, किसके अंडर आता है? Arbitration has ushered a new era of dispute resolution for domestic and commercial legal issues। कोई भी घरेलू या फिर कमर्शियल लीगल इश्यूज के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास एक रास्ता है। What is this arbitration? The Arbitration and Conciliation Act 1996 was introduced in order to attract the international mercantile community. Okay. What do you understand by the term contract law? Also mention the essential elements of a contract। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट आप सब जानते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एक लेवल ऑफ एग्रीमेंट पे बन जाती है। मतलब मान लीजिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो किसी किसी ने किसी को हायर किया 3 साल के लिए, तो अगर वो 3 साल से पहले छोड़ के जा रहा है तो कंपनी उस पर क्लेम कर सकती है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और वही है, 3 साल से पहले अगर उसे निकाला जा रहा है तो कंपनी को भी कायदे से पूरा चीज देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर कोई ग्रेव रीजन होगा तभी हो सकता है। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो होता है। अकॉर्डिंग टू द दिस एक्ट, एन एग्रीमेंट दैट इज enforceable by law is a contract। An agreement is a promise, all agreements are not contract। एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट होता है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज मोर स्ट्रिक्ट। Agreements must meet certain criteria like consideration, parties must be competent, free consent between parties, lawful object in order to qualify as a contract। It is important that the person to a contract should also have the intention and mindset to enter into the contract। मतलब वो अपने पूरे इंटेंशन और अपने पूरे होश में कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है, जबरदस्ती नहीं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। किसी ने ऑफर किया और एक ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। When one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things, it is called an offer। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी कैंडिडेट को ऑफर दिया कि आप अगर हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तो कंपनी ने ऑफर किया है। अगर उस पर्सन को, now the person making the proposal or offer is called offerer and the person to whom the offer is made is called the offeree। तो कंपनी क्या कहलाएगी? ऑफरर कहलाएगी, और वो कैंडिडेट क्या कहलाएगा? ऑफरी कहलाएगा। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होता है, वैसे ही ऑफरर और ऑफरी है। द ऑफर गिवन मस्ट बी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, ये एक लीगल रिलेशनशिप है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो दोनों एक दूसरे के लिए बन जाएंगे लीगल। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर। अगर किसी ने ऑफर किया है, कंपनी ऑफर कर रही है, तो उसे रिटर्न में कुछ चाहिए होगा। कंसिडरेशन कैन बी इन द सेम in the nature of an act or forbearance। The general rule is that an agreement without consideration is void and not enforceable by law, because in such cases one party is getting something from the other without giving anything to the other। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप को ऑफर मिला हो, कोई कंपनी ने ऑफर दिया हो और आप उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो इन रिटर्न, तो ऐसे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। मतलब कंसिडरेशन इज वॉइड। वॉइड का मतलब कि खारिज हो जाना, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको कुछ दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो आपको भी इन रिटर्न कुछ ऑफर करना होगा, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे कंपनीज के केस में आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हो, आप ये प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैं 2 साल तक किसी और कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं 2 साल तक आप ही की कंपनी के लिए काम करूंगा। तो ये चीज प्रॉमिस आप कर रहे हो, मैं काम भी करूंगा और प्लस मैं कहीं और स्विच भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट,
there should always be a mutual consideration. In other words, each party must give and also take. Next is capacity to contract. Capacity क्या है? Any person who is a major, that is above 18 years of age, is competent to enter into contract and minors are not competent. मतलब जो 18 साल से ऊपर है वही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जो 18 साल से कम की एज वाले हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते. A person should also have a sound mind and should not be disqualified by law enforce. मतलब उसकी दिमागी संतुलन हालत सही हो और कानून द्वारा मतलब कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन ना हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसेंट. Now when two person agree on the same thing, the same sense, it is termed as consent. दो लोगों ने क्लॉजेस रखे, अपने अपने अपनी शर्तें रखी, अगर दोनों को एक दूसरे की शर्त मान्य है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं. नेक्स्ट, consent should be free and not caused by coercion, undue influence, misinterpretation, fraud और mistake. मतलब ये जो कंसेंट है, जो रजामंदी है, ये फ्री होनी चाहिए, मतलब अपने मर्जी से. कोर्सियन का मतलब होता है बाई फोर्स, किसी तरह के दबाव में या इन्फ्लुएंस में या फिर गलत फहमी में, किसी फ्रॉड या मिस्टेक के से नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑफ द अबव सेड, इट बिकम्स वॉइडेबल. अगर किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंस से कंसेंट हो रहा है तो वो उसको खारिज कर दिया जाएगा. अनलॉफुल एग्रीमेंट्स. if the object of the agreement is to perform an unlawful act, then the contract is unforeseeable. मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के कोई ये नहीं कह सकता कि आप मतलब कुछ ऐसे काम कराना जो कि कानून के अगेंस्ट हो. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट में लिखा है तो वो अनलॉफुल होगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द हो जाएगा. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी लीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. शुड नॉट बी इलीगल. मतलब कोई भी इलीगल काम, अब कोई कहे कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको ड्रग सप्लाई करना है तो ये इलीगल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं हो सकता है कहीं पर भी, बिकॉज दिस इज इलीगल and immoral, right? Next is contingent contract. Contingent contract is a contract to do something or not to do something on the happening or non-happening of an event which is collateral to the contract. Contingent contracts cannot be enforced until the uncertain future event happens. Okay, if the certain future event becomes impossible, contingent contracts becomes void. मतलब अगर कोई इवेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उस समय पे कोई मतलब क्या करना है, वो उसके साथ जो चीज चलती है वो एक कोलैटरल मतलब आपके हो जाता है गिरवी. तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके एनफोर्सेबल नहीं होते हैं. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब डिस्चार्ज में मींस टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट में बी डन बाय द फॉलोइंग वेज: बाय परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट और कंसेंट, impossibility, lapse of time, operation of discharge, breach of contract. मतलब कि कैसे कैसे अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया लेकिन अब वो डिस्चार्ज कैसे हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना या फिर उसको रद्द करने का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ द पार्टीज. मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन वो चीज बन नहीं पा रही है, उनकी जो शर्तें थे वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो कहेंगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है. तो बेसिकली यही है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली चीज है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है उसको टर्मिनेट करना है. अब कैसे कैसे हो सकता है, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, कंपनी ने हायर किया किसी कैंडिडेट को 2 साल के लिए और वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट और कंसेंट, अगर दोनों ही पार्टी एग्री करती है कि ठीक है नाउ वी शुड ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर लगे कि नहीं हो रहा है. लैप्स ऑफ टाइम, भाई 2 साल का टाइम खत्म हो गया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा. ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कानून में कुछ बदलाव हो गया. या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी भी पार्टी ने किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या कुछ क्लॉजेस तोड़ दिए तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप फिर टूट जाता है. लास्ट इज डैमेजेस. Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach of is called damages.
मतलब कि किसी वजह से जिसकी भी अ, अ, मान लीजिए कंपनी ने तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी पर फिर भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो वो कैंडिडेट का तो लॉस हो जाएगा। तो कैंडिडेट क्लेम या फिर डैमेज डैमेज क्लेम कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था और साइन किया था और अब इसे समय से पहले तोड़ दिया है विदाउट द प्रॉपर रीजन, सो मुझे अब इसका डैमेज चाहिए। सो दैट्स डैमेज विच इज मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, जो कि पैसों में होता है, तो वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं। दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट जनरली कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके लिए फिर अगर तोड़ेगा तो डैमेज देने पड़ेंगे। डैमेज का मतलब है पैसे देने पड़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग damages by the court is to put the injured party in the same position as he would have been if the contract had not been breached। मतलब उतना पैसा दे देगी जितना अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता, उसे जितना मिलता उतना उसे मिल जाए एटलीस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डिफाइन अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉर्ट। टॉर्ट से क्या मतलब समझते हैं? टॉर्ट का बेसिक मतलब होता है, लैटिन वर्ड है टॉर्टम, उसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रूड। Tort is defined as the civil wrong or wrongful act, either intentional or accidental, that results in the injury or harm of another, who is in turn has recourse to civil remedies for damages or a court order or injunction। मतलब कि आपने एक किसी भी तरह से किसी को चाहे वो इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल हो, आपने उस बंदे को हार्म करना चाहा है, तो उसे कहेंगे टॉर्ट। ठीक है। There are three kinds of wrongs in tort code: intentional tort, negligence and strict liability। Intentional मतलब आपने जानबूझकर किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाई है। The intentional tort requires the claimant to show that defendant caused the injury on purpose, sorry, मतलब जानबूझकर उसने ये इंजरी कॉज की है या फिर उसको डैमेज किया है। Furthermore, the claimant must show that he or she suffered a particular consequence or injury and that the defendant's actions caused the consequence। मतलब उसको वो इंजरी हुई है एंड सफर किया है, इसका उसे सबूत देना पड़ेगा फॉर इंटेंशनल टॉर्ट। देन नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब गैर जिम्मेदारी या फिर नजरअंदाज करना। The basic understanding of negligence is that wrongdoer or the defendant has been careless in a way that harms the interest of the victim or the claimant। ये हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में देखा जाता है कि केयरलेसनेस की वजह से या फिर ध्यान ना देने की वजह से किसी की पेशेंट की जान चली जाती है, या फिर उसके जो ऑपरेशन है या कुछ भी सर्जरी वो ठीक से नहीं होती है। तो वो एक तरह का, अब हॉस्पिटल का ये डॉक्टर्स का इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हुआ है, तो ये भी एक किस्म का नेग्लिजेंस टॉर्ट है। राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Strict liability torts do not care about the intention or carelessness of the defendant when the defendant caused the injury। मतलब इंटेंशन क्या है, इंटेंशनली किया है या नहीं किया है, या फिर उसके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करता। The claimant does not have to establish any sort or level of blame attributable to the defendant based on the intention or degree of the carelessness। मतलब कि जो डिफेंडेंट है, मतलब जो जिसको हार्म हुआ है, उसको इसका प्रूफ नहीं देना है कि ये इंटेंशनल हुआ है या नेग्लिजिबल हुआ है, थ्रू नेग्लिजेंस हुआ है। लास्ट इज व्हाट आर द वेरियस लॉज रिलेटिंग टू वर्कप्लेस इन इंडिया। अब वर्कप्लेस से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं हमारे इंडिया में? पहला है फैक्ट्रीज एक्ट। बहुत इजी सा है, ये सब पढ़ करके समझा जा सकता है। 1948 की फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बनाया गया था। प्रोविजन किसके लिए होगा? हेल्थ के लिए होगा, सेफ्टी के लिए होगा, वेलफेयर एंड सर्विस कंडीशंस के लिए होगा, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, मतलब नए लोगों को रोजगार, लीव दो, ओवर टाइम मत दो, कराओ। इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज, मतलब उन फैक्ट्रीज के लिए जिनके पास 10 लोगों से ज्यादा लोग हैं, और एम्प्लॉइंग 20 पीपल एंड वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब बिना पावर के काम हो रहा है। इट कवर्स ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री premise डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंसी।
वैरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये सारी वर्क से रिलेटेड जो आपकी एक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में भी established wherein 100 or more workmen are employed or whether employed on an any day of the preceding 12 months। मतलब या तो हमेशा वो 100 से ज्यादा वर्कमैन हो, या फिर किसी एक दिन भी अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हो तो आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत आ जाएगा। एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस इन वेरियस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। सारे में यही चीज मिलेगी। Shops and commercial establishments of the respective states contained relating to registration of establishment, working hours, overtime, leave, privilege। नौकरी में सबको क्या चाहिए होता है भाई? हेल्थ रहे, सेफ्टी रहे, हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हो, ओवर टाइम ज्यादा ना हो, लीव टाइम पे मिले, प्रिविलेजेस हो, हमारे जो फैमिली से रिलेटेड अगर वो हो तो उसकी कंडीशन हो, वुमेन एम्प्लॉयज वहां पर हो, वुमेन एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, वही सारी चीजें हैं। फिर अप्लाई टू बोथ व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। व्हाइट कॉलर मतलब थोड़े से हायर लेवल, ब्लू कॉलर मतलब थोड़े से लोअर लेवल। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970। अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जो मजदूर होते थे पहले के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता था कि उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था, तो वो चीज प्रोहिबिट कराई गई। To regulate the working condition, again that working conditions is not applicable to the establishment, same चीज। द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहा है। aims to provide financial protection to workmen and the dependents in case of an accidental injury arising out। मतलब अगर किसी भी, पहले क्या होती थी, फैक्ट्रीज और मिल्स होती थी बड़ी बड़ी जहाँ पर यूनियंस चलते थे, तो वहां पर कई सारे इंसिडेंट्स हो जाते थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, जिसकी वजह से जो पूरी उसकी फैमिली उस बंदे पे डिपेंड थी वो फिर सड़क पे आ जाती थी। तो ये चीज लाया गया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923 लाया गया, कि जिससे कि अगर किसी भी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है वहां उस एम्प्लॉय की, या फिर इंजरी या फिर घायल हो जाता है, तो उसको या उसके फैमिली को एक फैमिली प्रोटेक्शन देनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जिससे वो अपने एक ठीक ठाक जीवन जी सके। राइट, एक्सीडेंटल इंजरी worker by means of compensation। This act applies to factories, mines, docks, construction establishment, plantations, oil fields and other establishments। ऐसी एरियाज में ही जहाँ अप्लाई होता है जहां पर ज्यादातर आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। जैसे माइंस में, कई बार माइंस में नीचे लोग जाते हैं बॉम्बार्डमेंट में, या किसी भी वजह से वो लोग का डेथ हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है, सो उसी के लिए कॉम्पनसेशन की बात है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट इज वीकली हॉलीडे एक्ट। Very nice. For a grant of weekly holidays to person employed in shops, restaurants and theaters। Restaurants कहा जाता है 7 day बिजनेस है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट ऐसे जो हमारे लिए वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, उनके लिए वर्क डेज होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं, तो इसलिए कहा गया कि एटलीस्ट इन लोग को भी, लोगों को एक वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए। दैट्स देयर राइट। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी शॉप shall remain entirely closed on one day of the week। जैसे कि हम लोग देखते हैं हर एरिया का एक कोई दिन होता है जिस दिन वो क्लोज होती है, तो ये किसके तहत है? हमारे वीकली हॉलीडेज एक्ट के तहत है। नेक्स्ट, द माइंस एक्ट ऑफ 1952। लास्ट है माइंस एक्ट 1952 एम्स टू सिक्योर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द माइंस। ठीक है, प्रोवाइड दैट पर्सन वर्किंग इन द माइन शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो वर्कर हमारे माइन में काम कर रहा है 18 साल से कम की उम्र का ना हो, और उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिट 3। यूनिट 3 में ज्यादा कुछ खास नहीं था, जैसा कि आप देखिए पहले की पढ़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। इट्स ऑल अबाउट रिविजन। जो कुछ थोड़ा नया था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।